Good morning, student. I am Amit Singh, Assistant Professor in Dayal Group of Institution, and today's topic is research methodology. Research methodology means how to research mathematically with help of tools and techniques. Research contains two words, re and search. Re means repetitive, search means acquiring a specific knowledge through the technicals and mathematical tools. And methodology means analyzing the tools and mathematical method which allow us how to find our problem solution. बेसिकली हम जब रिसर्च मेथोलॉजी की बात करते हैं तो हमारा जो टॉपिक जो चलता है वो बहुत पुराने सदियों से चलता आ रहा है. ये एक इवोल्यूशन की तरह देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग जो पहले था वो एक खुद में ही रिसर्च है, क्योंकि पहले जो इंसान जो धरती पे आए थे वो आदि मानव हुआ करते थे, तो फिर वो खुद को रिसर्च करते 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 आज के टाइम में इंटेलेक्चुअल पर्सन बने. अब इसका एक एग्जांपल सबसे बढ़िया मैं आपको देता हूँ कि हर कंट्री के जो गवर्नमेंट है वो जीडीपी का कुछ सर्टेन परसेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज़ करती है. वो इसलिए करती है क्योंकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर यूज़ नहीं करेंगे तो हम अपने आप को अडॉप्ट मार्केट में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर कंपनी का क्या होता है एक R&D डिपार्टमेंट होता है. उस डिपार्टमेंट में वो सर्टेन अमाउंट फिक्स करके रखते हैं कि हाँ मुझको अपने डिपार्टमेंट में मतलब मेरा जो करेंट प्रोजेक्ट है उसको मैं कैसे स्पेसिफाई करके उसमें क्या चेंजेस करूं जिससे मैं आगे सबसे, क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिटर हो तो उनसे आगे कैसे निकलूं. तो ऐसे ही हमारे यहाँ अकॉर्डिंग एक जो डेफिनेशन है रिसर्च की वो ये है, अकॉर्डिंग टू जॉन बेस्ट, रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड डिस्कवरी एंड द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज. मतलब कि जो सिस्टमैटिक रिसर्च एक सिस्टमैटिक वे, हम ये नहीं कि हम सिर्फ सीधे लास्ट प्रोसीजर पे पहुंच जाएं और पहले प्रोसीजर का क्वेश्चन का हमें पता नहीं कि हमें करना क्या है. जब से हमको ये पता रहेगा कि हमको ये करना है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने लिए वो सर्चेस करते हैं, ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करते हैं. उसके बाद हम ये सोचते हैं कि हाँ मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मेरे पास इतने बजट है, मैं इसमें क्या क्या सर्च कर सकता हूँ और क्या मेरी जो डिमांड है वो कैसे फुलफिल हो सकती है, किस किस जगह से हो सकती है, कौन से मार्केट से हो सकती है. ऐसा ये प्रोसेस चलता रहता है. अब वैसे सेकेंड इसका जो definition was research is a systematic, formal, rigorous and precise process employed to gain solution to problem or discover and interpret new fact and relationship. मतलब ये होता है कि हम जैसे कि हमारी कंपनी है, जैसे एक पहले के ज़माने में जो कार आती थी वो नॉर्मल आती थी, उसमें एसी ओसी कुछ नहीं होता था. फिर जैसे इंसानों को उसकी कंफर्टेबिलिटी का पता चला कि नहीं इसमें एसी भी होनी चाहिए, इसमें एफएम भी होना चाहिए, इसमें वीडियो भी होनी चाहिए, एलईडी होनी चाहिए, सब कुछ होना. जैसा इंसान के कंफर्ट जोन होता है उसके हिसाब से वो अपनी चीज़ों को रिसर्च करके अपने हिसाब से बनाता है. वैसे ही हम बहुत से कंपनियों का एग्जांपल दे सकते हैं. सबसे बड़ा एक साइंटिस्ट हुआ करते थे हमारे थॉमस अल्वा एडिसन. उन्होंने जब बल्ब की सोच के मतलब बल्ब का जो इन्वेंशन करने जा रहे थे तो उन्होंने बहुत से डिस्कवरी की, बहुत से इन्वेंशन किए. कहा यह जाता है कि उन्होंने जब 9,999 इन्वेंशन करने के बाद जो 10,000 जो इन्वेंशन था वो उनका बल्ब निकला था. मतलब कि इतने प्रोसेस फुलफिल करने के बाद क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि बल्ब कैसे बनाना है. वो धीरे धीरे खुद को रीडिजाइन करते गए, रिसर्च करते गए कि हाँ मुझे मैं ये ऐड करना है, इसको माइनस कर देते, फिर इसको ऐड कर देते, इसमें माइनस करते, इसका थोड़ा सा कंपोजिशन बढ़ा देते. तो ये कंपोजिशन बढ़ाते बढ़ाते वो जब 10,000 एक्सपेरिमेंट किए इन्वेंशन के तब जाके उनका एक बल्ब का डिस्कवरी हुई. अब उस जमाने में उन्होंने जो बल्ब डिस्कवर किया था वो एक सिंपल हुआ करता था फ्लोसेंट वाला, और आज की डेट में एलसीडी, एलईडी और अब जबकि रेडियम भी आने लगे. तो ऐसे जैसे जैसे वो रिसर्च करने जाती है वैसे वैसे हमको करना चाहिए. अब नेचर ऑफ रिसर्च क्या होता है, सिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है. जब भी कोई भी साइंटिस्ट हो चाहे कोई भी नॉर्मल कंपनी का ओनर हो, जो भी वो जो रिसर्च करने जाता है वो सिस्टमैटिक वे में चलता है. ये नहीं होता है कि हाँ मुझे पहले मेरे पास बजट होना चाहिए उसके बाद मैं रिसर्च करूँगा. ऐसा नहीं है, क्योंकि रिसर्च के लिए हम अगर बजट एलोकेट करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि हाँ मेरा एक सर्टेन अमाउंट अजम्पशन कर लेते हैं कि हाँ 5 करोड़ की जरूरत है तो 5 करोड़ मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करूंगा. लेकिन जब वो रिसर्च करना शुरू करता है, बहुत से उसको मटेरियल की जरूरत पड़ती है, बहुत से उसको एम्प्लॉय की जरूरत पड़ती है उस चीज़ को हायर करने के लिए, तो वो जब करने शुरू करता है तो एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है. वो 5 करोड़ से होकर 7 करोड़ भी पहुंच सकता है, वो मिनिमाइज भी हो सकता है. इसलिए कभी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ इतना सर्टेन अमाउंट है तो हम उसको फिक्स करके रखते हैं और उसको उतना ही एलोकेट करते हैं.
अब सेकेंड चीज होता है लॉजिकल प्रोसेस। लॉजिकल प्रोसेस मतलब ये होता है कि हम कोई भी चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं उसका एक लॉजिक होना चाहिए। ये नहीं कि हमें जैसे कि अब ये हम रिसर्च करने लगे, जैसे एक कहावत है कि नीम के, जैसे कहावत है कि बबूल के पेड़ पे आम नहीं उगता है, ठीक, तो उसी कहावत का मतलब अब ये रिसर्च करने लगे, नहीं नहीं मैं बबूल के पेड़ पे आम उगाऊंगा, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, इससे कोई मतलब नहीं होता। ये इसका प्रोसेस होता है। तो इसीलिए लॉजिकल होना चाहिए कि हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है कोई सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन के बहुत से अल्टरनेटिव होते हैं, उस अल्टरनेटिव में से हम बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होता है उसको सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के पीछे भी हम उसको एनालाइज करते हैं कि हाँ मैंने ये सोल्यूशन को अडॉप्ट किया है तो वो सही है कि गलत है, क्योंकि पूरा का पूरा उसको पायलट सर्वे करना पड़ता है अपने ऑफिस में खुद के, नहीं तो हम ऐसे ही इंप्लीमेंट करते, कोई भी मान लीजिए एक प्रोडक्ट बनाते हैं और हमने पब्लिक की उसमें फीडबैक नहीं लिया, सैंपल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया मार्केट में, लेकिन हमने प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर दिया, एडवर्टाइजमेंट भी बहुत से बढ़िया किया, बहुत से बड़ी सेलिब्रिटी को हायर किया कि हाँ ये हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन करेगा, लेकिन जब हम उसको सेल आउट किए तो 2-4 कस्टमर ही उसको लेके रिजेक्ट कर दिए, फिर बोले वो नेगेटिव रूमर फैला दिया कि इस प्रोडक्ट में ये है कि ये डिसएडवांटेज है, ये ऐसे प्रोडक्ट तो कहीं पे भी हमने ऐसा यूज़ करते हुए नहीं देखा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, उसका पूरा प्रोसेस को हमें फॉलो करना चाहिए, लॉजिकली यूज़ करना चाहिए कि हाँ मैं ये प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ तो पहले सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट करें मार्केट में सैंपल को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसका फीडबैक लें कि हाँ कस्टमर क्या चाहता है, उसकी क्या नीड है और उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को बनाएं। सेकेंड चीज होती है बेस्ड ऑन इम्पेरिकल एविडेंस। इम्पेरिकल एविडेंस मतलब जो साइंटिफिक, जो टेक्निक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो रूल्स और रेगुलेशन है उस चीज पे वो खड़ा उतरना चाहिए। यानी कि मैं बोल दूंगा कि अभी मैं जा रहा हूँ एक रोड बनाने जो सीधे हमको चांद तक लेके जाएगी, जो पॉसिबल ही नहीं है। उसमें बहुत से हम कितने पुल्स को ऊपर अप एंड डाउन करके हम पिलर बनाएंगे, कहाँ तक पहुंचेंगे, क्योंकि वो हमसे 3 लाख किलोमीटर दूर है। तो इतना बड़ा रोड बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, और उस चीज़ के लिए पिलर हम धरती पे जितना हम उसके क्रस्ट में जितना अंदर उस चीज़ को हम पिलर को तो जितना अंदर उसको रूट करते हैं उससे ज़्यादा हमें उसको हाइट पे ले जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। और उसके बाद होता है कंट्रोल इन नेचर। जो भी हमारा रिसर्च चलता है वो कंट्रोलेबल होना चाहिए, यानी कि एक वेरिएबल अनकंट्रोलेबल जैसे कि मनी है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कितना पैसा खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, कितने ह्यूमन बीइंग, कितने मैन पावर चाहिए, इस चीज़ को हम कंट्रोलेबल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ हम उस चीज़ को रेगुलेट इसलिए कर सकते हैं कि हाँ इस प्रोसेस को लेके जाना इतने दिन में कर सकते हैं। जैसे फॉर लेटेस्ट एग्जाम्पल में हम बात करें तो कोरोना वायरस का है। कोरोना वायरस ये आया था 2019 में दिसंबर में, ठीक, लेकिन उस पर आज भी रिसर्च चल रही है, बहुत से अलग अलग देशों में रिसर्च कर रहे हैं उसकी वैक्सीन बनाने के। लेकिन उन चीज़ को वैक्सीन बनाने के लिए जब कैसे पॉसिबल होगा, जब कोई भी देश के कोई भी साइंटिस्ट, मतलब कोई भी कंट्री कोई भी साइंटिस्ट सीधे चाइना जाएगा जहाँ पे पहली बार ये जनरेट हुआ था ये वायरस, जिसको पहले पीपल को हुआ था, तो वो वहाँ पे जाके रिसर्च करने की परमिशन देती है अगर चाइनीज गवर्नमेंट, तो वहाँ पे रिसर्च करेंगे कि हाँ ये स्पाइसिस है, इनमें से ये कमिटेड थे कोरोना वायरस से, तब जाके उसके डीएनए के अकॉर्डिंग वो लोग बना सकते हैं, ठीक। लेकिन चाइना वाले पहले ही आप लोगों को वो अपने बाउंड्री में आपको इंटर नहीं करने दे रहे हैं, WHO वाले गए थे उनको इंटर नहीं करने दिया, तो वो चीज़ होता है कि वो हम चीज़ को कंट्रोलेबल नहीं कर सकते। तब तक गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल करके बोलेगी हाँ आप आइए, इनवाइट करिए, हाँ हमारे देश में ये फैली थी महामारी, ये यहाँ पे इसका बर्थ हुआ था, इसके बाद आप इसके टेस्ट करिए, पूरे के पूरे एनालाइज करिए, तब जाके उस चीज़ को वैक्सीन को बना सकते हैं। वरना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतनी हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट जो साइंटिस्ट होते हैं, नासा तक भी उसमें इंटरफेयर कर रही है, बहुत से WHO के साइंटिस्ट होते हैं, तो वर्ल्ड के एक एक कंट्री से सेलेक्टेड होते हैं, तो वो कोरोना वायरस का वैक्सीन क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं, उनके लिए कुछ नहीं, लेकिन उस चीज़ को लॉजिकली और जो कंट्रोलेबल जो वेरिएबल हो वो पता होगा, तभी उस चीज़ को वो बना सकते हैं। अब उसके बाद होता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च करने का हमें क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला होता है एक्सप्लोर अबाउट अननोन। जिस चीज़ का हमें, जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सप्लोर अबाउट अननोन, मतलब कि आप जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या होता है, उसको बोलना भी नहीं आता है, सिर्फ वो रोता है, धीरे धीरे वो हम लोगों को सुनता है अपने माँ बाप को कि ये क्या बोले, तो वो धीरे धीरे एक एक वर्ड को कैच करता है, उसके बाद वो बोलना शुरू करता है। फिर सर्टेन एज होती है उसके 3 साल 5 साल बाद, फिर वो वर्ड को जोड़ के बोलना सीखता है। ठीक वैसे ही होता है कि हम जब रिसर्च करते हैं तो हमारे पास बहुत सी थ्योरी होती है, ठीक, उस थ्योरी को हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद क्या करते हैं, अपने बेसिस पे उसको एक्सप्लोर करते हैं कि हाँ इस थ्योरी के बेसिस पे मैं कुछ और थ्योरी जनरेट कर सकता हूँ, जो वो कहलाती है डिस्कवरी।
उसके बाद होता है डिस्क्राइब द फीचर्स। अब उसके बाद जैसे किसी प्रोडक्ट को हम यूज़ नहीं किए हो, लेकिन हम क्या उसका फीचर्स बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते। तब तक हम उसको यूज़ ना करें, हम उसको महसूस ना करें, हम उसके फीचर्स के बारे में कुछ नहीं बता सकते। सेम वैसे ही रिसर्च में क्या होता है कि हम एक एक स्टेप को फॉलोअप करते हैं। उस फॉलोअप करने के बाद हम उसके आगे जैसे बढ़ेंगे तब हम चीज़ को पता चलता है कि हाँ इसका ये फीचर्स हो सकता है, ये चीज़ हो सकती है, इसमें ये चीज़ की कमी है, हम इसमें ये चीज़ एडअप कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सप्लेन द फिनोमिनल। एक्सप्लेन द फिनोमिनल का मतलब होता है डिस्क्राइब द डेफिनेशन। आप जैसे कि रिसर्च की डेफिनेशन बहुत से अलग अलग ऑथर्स ने दिया है, अलग अलग बेसिस पे दिया है, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग है वो अलग है। और हमारे हिसाब से तो रिसर्च की डेफिनेशन ही होती है री एंड सर्च, मतलब हमें अगेन एंड अगेन किसी चीज़ का सर्च करेंगे वो कहलाता है रिसर्च। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें अभी पता करना है कि 2011 में कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीती थी, तो अब कोई नया बच्चा है जो अभी पैदा हुआ, उससे मतलब 5 साल का है, उसको पता नहीं होगा, तो वो क्या करेगा? रिसर्च करेगा। सर मैंने उससे क्वेश्चन किया हु वॉन द 2011 वर्ल्ड कप, तो वो क्या करेगा? नेट पे सर्च करेगा। नेट पे सर्च करने के बाद उसको जो ड्राइव होके आएगा तो वो बोलेगा इंडिया ने जीता था। वो सटनली वैसे नहीं बोलेगा कि हाँ सर मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं इसको रिसर्च करके आपको बताता हूँ। वो इस चीज़ का, आजकल के बच्चे इस चीज़ को डिनाई नहीं करते कि हाँ मेरे को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, सॉरी आई कांट टेल यू। बट वो लोग रिसर्च करके, क्योंकि आज की डेट में हमारा जो इनोवेशन है वो बहुत एडवांस हो चुका है। क्योंकि अगर हम 1990 की बात करें तो 1990 में क्या था? पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था मेल, उस मेल से हॉटमेल हुआ, उसके बाद से इंडिया में 1995 में पहला कंप्यूटर आया। तो लोग इतने डर गए थे कि ये सोचे थे कि अरे अब कंप्यूटर हमारी जगह ले लेगा। जो हम मैन्युअली बैंक में काम करते थे, मैन्युअली हर ऑफिस में काम करते थे, तो वो लोग डर गए कि अब मेरी जगह ये कंप्यूटर लेगा तो हमको एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा। लेकिन जब उनको इस चीज़ का डर लगा, क्योंकि उन चीज़ को अवेयरनेस नहीं थी, तब उनको अवेयरनेस फैलाएगी कि नहीं ये आपको सिखाया जाएगा, ये आपको वर्क को और ईजी बना सकता है। ठीक, इस चीज को आप करेंगे तो और आपको जो आप 10 घंटे में काम करते थे वो आप 1 घंटे में कर लेंगे। जैसे आप भी, आपका माइंड पे जो बर्डन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रिसर्च। उसके बाद आता है टू प्रिडिक्ट फ्यूचर एक्टिविटी। आप जैसे कि एग्जाम्पल, आप जैसे आज की डेट में ह्यूमन आर्टिफिशियल का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। फॉर एग्जांपल अब पहले के मोबाइल में आप लोग देखते थे कि एक डब्बा आता था, उसमें सिम होती थी बस, और उससे ज़्यादा हमको कॉल करना और कुछ नहीं, उसमें कैमरे भी नहीं होता। फिर थोड़ा सा रिसर्च किया गया कि नहीं इसमें कैमरा भी होना चाहिए, तो उसमें कैमरा भी इंक्लूड कर दिया गया। फिर रिसर्च किया गया अरे कैमरा तो है लेकिन इसमें मेमोरी कार्ड डालना पड़ता है, तो मेमोरी कार्ड का आपका एक्सपेंडिचर अलग से होता था। तो उसमें फिर रिसर्च किया गया कि क्यों ना हम कंबाइनली मेमोरी कार्ड उसमें ऐड कर दें, तो वो ऐड हो गया। तो फिर उसका फीचर्स आने लगा 4 GB 8 GB ऐसे करके, उसका एक्सपेंडिचर चलने लगा कि हाँ आप अगर 4 GB का लेते हैं तो इतने का पड़ेगा कॉस्ट, 8 GB का लेते हैं तो इतने का पड़ेगा कॉस्ट। तो फिर क्या हुआ, अब उसके बाद फ्यूचर एक्टिविटी, इसी के बेसिस पे हम लोग ये सोचते हैं कि लोग घड़ी पहनते थे पहले, घड़ी को बहुत प्रीशियस होता है कि जो घड़ी पहन के आता है तो वो सोचता है अरे ये तो इसका स्टेटस है, ये इसकी घड़ी पहनता है। लेकिन आज के ज़माने में ना कैमरे का कोई यूज़ करता है ना घड़ी का यूज़ करता है, सब कुछ आप एक मोबाइल में इनबिल्ड होके आ गया है कि टाइम देखना है, कोई पूछेगा सर आप टाइम बता दीजिए, तो आप मोबाइल निकालेंगे टाइम बताएंगे। यानी पहले होता था कि अरे कितना बजा से, वो टाइम को आपको कोलैप्स कर दिया, वो चीज़ को हमारे माइंड को जनरेट कर दिया कि हाँ हमें और कंफर्ट जोन में जाने की जरूरत है। सेम वैसे ही क्या हुआ, अब आपके पास ये होता था कि हमने कैमरा मोबाइल ले लिया, तो अब उसको सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करनी है, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या कहते थे, तो उसमें पासवर्ड डालते थे, फिंगरप्रिंट आ गया अभी। तो पासवर्ड में क्या होता था, कुछ लोग भूल जाते थे कि अरे मैंने ये पासवर्ड डाला, क्योंकि उनके घर वाले देख लेते थे, तो वो क्या करते थे अब मैंने ये पासवर्ड दिया, ये पैटर्न हुआ तो वो यूज़ कर लेंगे, तो वो मेरा मोबाइल खोल लेंगे। तो उसकी जगह क्या आ गया, फिंगरप्रिंट आ गया। अब फिंगरप्रिंट के बाद आजकल और एडवांस क्या हो गया, रेटिना आपका हो गया, फेस स्कैनिंग होगी, सब कुछ इंक्लूडेड हो गया। अब वैसे ही हम एग्जांपल करते हैं, अगर बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की, तो कंप्यूटर सिस्टम में भी बहुत से एडवांसमेंट आ गया है कि अब आप वॉइस के थ्रू सर्च कर सकते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ये किस लिए पॉसिबल है, रिसर्च के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है। हम रिसर्च करते जाएंगे, जितने और रिसर्च करेंगे और रिसर्च करेंगे उसमें से और अगली चीज़ें फीचर्स आएंगी, वो एक्टिविटी एडअप होती चल जाएंगी। उसके बाद आता है इसका अगला पॉइंट आता है टू इन्फ्लुएंस एक्टिविटी। आप देखिए रिसर्च का जो डेफिनेशन होता है और रिसर्च जो डिपेंड होती है वो इंसान के ऊपर डिपेंड होती है इंडिविजुअली। अगर मेरी एक कंपनी है XYZ
और मुझे अपने कॉम्पिटिटर, सेम कंपनी है उसके मेरे 10 कॉम्पिटिटर, और उन कॉम्पिटिटर से मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे क्या करना है, रिसर्च करना पड़ेगी कि मैं उस प्रोडक्ट में क्या इनोवेटिव लाऊं, उस चीज में क्या, सर्विस में क्या इनोवेटिव करूं जिससे मेरे ही प्रोडक्ट को लोग बाय करें और इन्फ्लुएंस हो मेरे ही प्रोडक्ट से। तो लोग क्या करते हैं कि अब जैसे कि सबसे ज्यादा आज की डेट में जो लोग फोकस करते हैं, कंपनीज फोकस करती है, वो होती है आफ्टर सेल सर्विस में। क्योंकि देखिए एक बार प्रोडक्ट बेच देंगे तो उसके बाद कस्टमर आपको कैसे याद रखेगा कि हाँ इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत हाई थी तो मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा, और बाई चांस कुछ लैक हो जाता है उसमें, और वो कुछ उसमें क्या होता है डिमेरिट, मान लीजिए कुछ खराबी आ जाती है, तो वो आपको कॉल करके 24/7 सर्विसेज ऑन रहती है हर कंपनी की।